हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज से हमें क्या मतलब, हम हमेशा चैप्टर ऐसे शुरुआत करते हैं कि अपनी जो टॉपिक होता है हमारे चैप्टर का उसका मतलब जाने। तो सिंपली अगर आपको मैं बोलूँ किसी भी रॉ मटेरियल को एक फाइनर प्रोडक्ट में तब्दील कर देना, यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अच्छा हो, कुछ अलग प्रोडक्ट हो, उसके रॉ मटेरियल से बनाया जाए, तो उसको हम इंडस्ट्रीज़ के टर्म में बदल सकते हैं कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में बदला जाए। अगर हम इसको आगे पढ़ें तो यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, मतलब एक सिंपल सी, कि कैसे ये जो रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ट्री है, जैसे ये ट्री है रॉ मटेरियल यहाँ पे, और इससे हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेपर। पेपर क्या है, जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट है हमारा। तो कैसे इस रॉ मटेरियल से हमने इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाया। तो यहाँ पे स्टोरी दे रखी है कि एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री इट वॉज कट डाउन, देन ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल, देन इट वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वुड पल्प से इसको केमिकल्स और अलग अलग चीज़ों के साथ इसको मशीन के द्वारा एक इसको पेपर में तब्दील किया गया। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वाज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेज। उसके ऊपर जो ये लाइन्स होती हैं वो केमिकल्स से उस पर डाली गई। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। फिर एक नोटबुक बनाई गई, पैकेज एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या था, एक नोटबुक बनाई जिसको हमने सेल के लिए भेज दिया। फाइनली इट रीच योर हैंड्स, हमारे हाथों में आ जाती है। तो इसी चीज़ को ये आज डिटेल में हम समझेंगे कि क्या होता है इंडस्ट्रीज़। फिर इनको हम कैसे कैसे कैटेगराइजेशन हम जानेंगे, किन किन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। और फिर हम थोड़ी तीन जो मेन इंडस्ट्री, जैसे हमारे पहले से आ रही आयरन ओर इंडस्ट्री और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पहले से काफ़ी चली आ रही हैं। फिर उसके बाद जो मॉडर्न डे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जो आई है, टेक्नोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, उसको भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग। सिंपली हम बोलें तो मैन्युफैक्चरिंग जो टर्म है वो इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है, क्योंकि इसमें भी रॉ मटेरियल को हम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में जो कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर ही हो जाए। चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। अब आप खुद सोचिए, ये आपका इनिशियल प्रोडक्ट है, अब आपने इसमें क्या करा, वैल्यू ऐड कर दी। फिर आपने इसमें और क्या किया, इसमें आपने और वैल्यू ऐड कर दी। फिर आपने इसमें और क्या किया, इसमें और वैल्यू ऐड कर दी। तो जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ मनी वो ज़्यादा होगी ना। जो इसकी थी, मान लीजिए इसकी 5 रुपये थी, तो शायद इसकी हो सकता है अब 100 रुपये वैल्यू हो। 100 नहीं हो तो 10 तो हो, 10 रुपये, यानी इसकी वैल्यू बढ़ी है। यानी हम किसी भी चीज़ में वैल्यू ऐड करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ती है। इसी वजह से एस यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक, दिस रिप्रेजेंट 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन हैव एडेड वैल्यू टू देम एट ईच स्टेज। हर स्टेज पे हमने उस पर वैल्यू दी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब यूजेज, उसके यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा है देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। तो ये हमने थोड़ा यहाँ पे और अच्छी तरह समझा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड का मतलब, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में आ जाते हैं आपकी स्टील और आयरन इंडस्ट्री, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड देखते हैं आप। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है कोल का। टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरे लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, हमने ये पढ़ लिया इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्री का मेन काम क्या होता है। अब हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है इंडस्ट्रीज़ की। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को 3 जगह पे क्लासिफाइड किया गया है, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिस ऑफ साइज और बेसिस ऑफ ओनरशिप। रॉ मटेरियल में अब हम पढ़ते हैं कि किन किन रॉ मटेरियल के भी अंदर सब डिविजन्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। कौन कौन सी, एक हमने पढ़ा एग्रो, जो कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स से जो हमें मिलते हैं वो एग्रो बेस्ड हो गया। फिर हमारा आ गया मिनरल, मिनरल बेस्ड। फिर हमने और क्या पढ़ा, मरीन, मरीन मतलब वाटर बेस्ड, वाटर बेस्ड। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा, फॉरेस्ट बेस्ड। तो ये इन चीज़ों पे हमने रॉ मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सिंपली पता चल रहा है एनिमल और प्लांट से जो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल हमको मिलता है उसको हम फूड प्रोसेस करते हैं, वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल वगैरह जो लेदर इंडस्ट्री है वो एग्जांपल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फिर आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो भी आयरन ओर वगैरह को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मिनरल आयरन ओर ये रॉ मटेरियल हो गए इसके, देन प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री फीड ईच अदर इंडस्ट्री, यानी कि ये जो मटेरियल है वो अदर इंडस्ट्रीज में जाके फाइनल और प्रोडक्ट में बनता है। जैसे आयरन से आप आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेस। अब मरीन बेस्ड इंडस्ट्री सिंपली सी फूड या फिर जो भी ओशन से मिलने वाली चीज़ें हैं रॉ मटेरियल है उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाना, उसको हम मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग, सी फूड मैन्युफैक्चरिंग, फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। फिर लास्ट में आता है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वही पेड़ वगैरह यूटिलाइजेज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल, दिस इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट एज पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ठीक है, हमने अभी किसके बेस पे पढ़ा, हमने रॉ मटेरियल के बेस पे हमने इंडस्ट्रीज को समझा कि किस किस पे बेस होती है। तो हमने सबसे पढ़ा एग्रो, फिर हमने पढ़ा मिनरल, फिर हमने क्या पढ़ा मरीन, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा एंड फॉरेस्ट। तो इस बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को समझा। अब हम इंडस्ट्रीज को साइज के बेसिस पे समझेंगे, क्योंकि उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो कितना है, फिर उसमें उसके बाद वो कितनी बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, प्रोडक्शन कितना है उसका, और पीपल कितने ज़्यादा है उसमें। उसी बेसिस पे कैपिटल इन्वेस्टेड यानी पैसा कितना है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इसके बेसिस पे साइज पे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब सिंपली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं होगा, सिंपली उनका छोटा मार्केट होगा, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़्यादा होगा, उनके अंदर लेबर भी हो सकता है ज़्यादा हो, और उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड by artisan, basket weaving, pottery and other handicrafts are example of cottage industry। स्मॉल की इंडस्ट्री में कम कैपिटल होता है और टेक्नोलॉजी भी कई ज़्यादा एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत कम होती है। डेट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हम देखने मिलता है। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम होता है इसमें आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी हायर होता है। एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक यहाँ पे नया वर्ड जो आपको शायद पता हो सकता है मे बी, गॉर्गन नट, जिसको हम मखाने बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मखाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉर्गन नट। आगे बढ़ते हैं, और मखाना ज़्यादातर इंडिया में ही ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अगर मैं आपको बता दूँ विदेशों में भी ज़्यादातर मखाना इंडिया से ही जा रहा है। ओनरशिप, इंडस्ट्रीज ओनरशिप के बेसिस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट और फिर जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, मैं इसको जल्दी आपको समझाता हूँ। प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडिविजुअल उसको ओन करता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ओन करते हैं। पब्लिक सेक्टर में मतलब सिंपली उसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ऐसे ही जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो दोनों यानी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स उसको ओन करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर का। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है, जिसमें प्रोड्यूसर और सप्लायर, यानी कि इसमें प्रोड्यूसर और सप्लायर ही इस इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, और जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वही इसको ऑपरेट करते हैं। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्कर्स ऑफ बोथ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी इसके सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं। अब हमने पढ़ लिया कि हमने कैटेगराइजेशन भी समझ ली। हमने सबसे पहले पढ़ा इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। वेट अ मिनट, हमने समझा कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा, फिर हमने उनको कैटेगरी समझी कौन कौन सी इसमें कैटेगरी में हमने बांटा, जिसमें हमने इनको पहले रॉ मटेरियल, फिर हमने इनको और किसमें साइज में, फिर हमने इसमें और क्या करा, साइज के बाद हमने इसका ओनरशिप। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो डायग्राम के अनुसार अब मैं यहाँ पे वही है जो डायग्राम में दे रखा है, अगर आप डायग्राम से जल्दी समझ जाओगे कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, लैंड की प्राइस क्या है और लैंड की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे पावर, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है और पावर जो भी हमें चाहिए वो क्या इनफ है हमारे लिए, रॉ मटेरियल की सप्लाई कैसी है वहाँ पे,
जहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, लेबर कैसी रहेगी वहाँ पे, क्योंकि अगर लेबर अगर महंगी हुई या फिर लेबर भी एक स्किल्ड होनी चाहिए ना। अगर आप फैक्ट्री में अगर आप ऐसे ही बिना स्किल्ड के लेबर लगाओगे तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, फिर तो आपका फिर भगवान ही भला करे। कैपिटल आपका कैसा एम्प्लॉयड है, उसमें कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा, ज़मीन की वैल्यू क्या है वहाँ पे, और मार्केट नियर है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें कोई हम फैक्टर्स होते हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो वही है रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इंडस्ट्री, वाटर। इसमें एक वाटर और ऐड कर लीजिए क्योंकि वाटर भी काफ़ी ज़रूरी है सिचुएटेड वेयर। और आगे हम और भी नए फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो थोड़े हमको जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनके रिलेटेड है। समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक सब्सिडाइज पावर, लोकल ट्रांसपोर्ट। ये ऐसे सब्सिडी क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो बैकवर्ड एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट मिले और वो भी अपना ग्रोथ कर पाएँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका मतलब होता है कि जहाँ पे ग्रोथ हो सिटी और टाउन की, ऑफन लीड टू डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। जहाँ पे अगर इंडस्ट्री और टाउन ग्रो करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, कस्बे से शहर बन गया, गांव से कस्बा बना, कस्बे से शहर बन गया, फिर वो शहर मशहूर हो गया। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की उस पर ही तो हुआ है। इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, मैं आपको सिंपली बताऊँ, ऐसी एक जगह जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज़ हों और वो एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि वो उनके सपोर्ट से एक वहाँ पे हब बन जाए और वो हब इतना बेहतरीन हो कि आगे जो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। हम इसको कैसे समझते हैं, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स। इसमें हम इनपुट क्या दे रहे हैं, सिंपली रॉ मटेरियल तो आ ही जाता है हर जगह, रॉ मटेरियल आ गया, फिर आप इसके साथ पैसा एम्प्लॉयड कितना है, आप इसके बाद लेबर भी देखोगे, लेबर कितनी जा रही है मेरी, और फिर इसके बाद ज़मीन वगैरह, फिर आप उसको प्रोसेस करोगे, जो भी इनपुट आपने दिया उसके बाद आपने क्या किया, प्रोसेसेस, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग होगी इसमें प्रोसेस में आ गया, एंड आउटपुट। लास्ट में आपका आउटपुट क्या है, लेदर फैक्ट्री में गए तो जूता हमारे पास लास्ट में जो आता है, या बेल्ट हमारे पास लास्ट में जो अभी आती है, जैकेट हमारे पास लेदर जैकेट जो आती है, वो हमारा क्या है, आउटपुट है। इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड। रॉ मटेरियल क्या है, लेबर कितनी लगेगी, कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे इनपुट है। प्रोसेसेस में क्या आ गया, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में यानी फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, ये हमारा क्या आ गया, प्रोसेस में आ गया। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। लास्ट में आप वो प्रोडक्ट को बेचते हो, यानी वो प्रोडक्ट आपके लास्ट में होता है, उसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, तो वो आपका आउटपुट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनपुट जो होता है कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया। और द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है कॉटन को उसमें से अलग करना, जो उसका सीड होता है, उसका फ्लावर होता है। स्पिनिंग, आगे उसको और फाइन करना। वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। द आउटपुट इज द शर्ट यू वियर। ओके, आगे हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। अब कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है उनको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब हमने ये भी समझ लिया कि इफेक्ट्स क्या करते हैं और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर इंडस्ट्रीज को हम देखा जाता है कि उनका कैसा उनका प्रॉफिट होगा और वो क्या बेहतरीन सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं। अब हम समझते हैं इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। तो इसको अगर हम देखें, एक हमारी बेल्ट भी बन रही है यहाँ पे, जैसे कि आपको देखा जाए कि ये यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली जगह है, ये आपकी क्या है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट भी बोलते हैं हम इसको। और ये नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोप वगैरह, यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पे इंडिया, ये इसको हम इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट। टेम्परेट में आपको फिर से बता देता हूँ, मान लीजिए आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास जो जगह होती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जहाँ पे जो भी ग्रासलैंड होंगे वो ट्रॉपिकल होंगे। और ये जो इसके ऊपर है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहाँ पे जो भी एरिया होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे इंडस्ट्रियल रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेट एरिया हो, सी पोर्ट हो और स्पेशली कोल फील्ड हो। कोल फील्ड क्यों हो, क्योंकि वहाँ पे उससे हमको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। क्या मिलेगा, पावर जनरेशन अच्छी होगी। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंतर बेल्ट, गुड़गांव बेल्ट, दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल एरिया। एक और मैं आपको बता देता हूँ,
मुंबई पुणे क्लस्टर, ये पास पास है दोनों, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंतर बेल्ट और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, और लास्ट में कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये सब हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन हैं जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो कि इंडिया में हुआ था और फिर बाद में हम जानेंगे कि चाइना में जो हुआ था इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, उनको भी पढ़ लेते हैं। ये क्यों होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर? ये ड्यू टू किस वजह से होते हैं? या तो इनरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग है, या हजार्डस मटेरियल ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया है, या टेक्निकल कोई फेलियर है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ ऑल टाइम जो हुआ था वो भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को रात 12:30 बजे। उसमें से एक मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि MIC गैस है, जो कि लीक हो गई थी विद अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड की जो पेस्टिसाइड फैक्ट्री है वहाँ से गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पे 3,598 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी। कब? इन 1989। सोच रहे हो आप, इतनी बड़ी अगर छोटी सी गैस फैली वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गैस फैल गई कि जहाँ से लगभग 3,500 लोग से भी ऊपर वहाँ पे लोगों की मौत हुई। थाउजेंड्स ऑफ हू सर्वाइव स्टिल सफ़र फ्रॉम मेनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। तो ये डिज़ास्टर है, इसके काफ़ी प्रिकॉशंस भी हम जानेंगे क्या क्या हो सकते हैं। In another incident on 23 December 2005, due to gas well blowout in Gaokao, Gongqing, China, 243 people died, जिसमें से 9,000 इंजर्ड हुए, 64,000 को evacuate किया गया। Many people died because of the unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कब की फोटो है? गाँव की। अब इसके रिस्क रिडक्शन मेजर क्या हो सकते हैं? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा उसको दूर रखना चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्री शुड बी अवेयर होना चाहिए कि उसमें कितनी टॉक्सिन और हजार्डस सब्सटेंस और गैस पॉसिबल है, जिसके कारण कुछ भी वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। फायर वार्मिंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड होने चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, कि यार ज़्यादा आप करोगे तो उससे और आपका डेंजर के आप पास ही जा रहे हो। पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। तो ये सब प्रिकॉशन आप ले सकते हो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने से पहले। ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बना के भी और इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले जा सकते हैं। हम पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ये सिंपल सी टर्म है सनराइज इंडस्ट्री। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज किस किस में, अब हम ये समझेंगे। तो वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। आयरन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पुरानी है, जिसमें से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल जो इंडस्ट्री है हमारे नई मॉडर्न टाइम की नई इंडस्ट्रीज है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया। फिर से बोलता हूँ, जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया। काफ़ी अच्छा इसका मार्केट इंडिया में है, तो क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करने का जो प्रोडक्शन का मार्केट है वो इंडिया में है। हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली। इसका जो सिलिकॉन वैली जो सेंट्रल कैलिफोर्निया में है और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, देखिए मैं थोड़ा इसको इसमें स्टोरी के फॉर्मेट में बता भी रखा है कि लाइक अदर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू वर्क कंप्राइजेज वेरियस इनपुट। क्या होता है इसका, इसमें प्रोसेस क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है। दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। मतलब ये दूसरी कंपनीज के लिए फीडर इंडस्ट्री की तरह काम करता है, और इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो अदर इसके जो भी ये आउटपुट निकालती है वो दूसरी इंडस्ट्री यूज़ करते हैं। इससे पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल्स होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किससे? उसके ओर से। ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे भी ज़्यादा उसको हीट देके उसमें से जो मेटल है जो हमें चाहिए, रॉ मटेरियल कह लीजिए आप, वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ गया? ये स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है। द इनपुट ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन कोर, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस। द रॉ मटेरियल्स पुट इनटू ब्लास्ट फर्नेस वेयर अंडरगो स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग वही प्रोसेस हमने समझ लिया। इट इज देन रिफाइंड द आउटपुट इज स्टील एंड विच इज यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि यार 1 टन स्टील है
इसकी ज़्यादा इतनी वैल्यू क्यों है? शायद मेरे ख्याल से 60 रुपीज़ केजी वैल्यू चल रही है स्टील की। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 टन में कितना आता है? 1000 किलो। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 60, फिर इसके पीछे 3 जीरो और लगा दो, 1 10 100 1000 10,000, 60,000 रुपये 1 किलो 1 टन स्टील की वैल्यू हो गई। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि यार इतनी कम स्टील की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है। अब यार ये भी तो देखो आप, उसके अंदर जो उसको बनाने के लिए 8 टन कोयला लगाए, 4 टन आयरन ओर लगाए, 1 टन लाइमस्टोन लगाए, और फिर उसके बाद में हमने उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हर स्टेप पे वैल्यू और ऐड करी है। इसी वजह से इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा ही होगी जो उसकी इनिशियल प्रोडक्ट था। स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्पेशली अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स। अलॉयज जो होते हैं वो यूज़ इसलिए करे जाते हैं क्योंकि उनका जो अनयूजुअल हार्डनेस की वजह से उनका हार्डनेस बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी मेटल में अलॉय यूज़ करते हो, अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल, अलग अलग मेटल को मिक्स करके उसको नया मेटल में बनाया जाए तो उसका हार्डनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी टफनेस इंक्रीज हो जाती है और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ द मेटल्स। शिप, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटो, सब चीज़ जो है स्टील से बनी गई है। ऑयल्स वेल्स वर ड्रिल विद स्टील मशीनरी, स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट फ्रॉम मशीन्स आर मोस्टली लार्ज बिल्डिंग एंड स्टील फ्रेमवर्क। जो भी इंडस्ट्री स्टील का काम यूज़ नहीं करती तो उसके अंदर जो मशीन्स हैं वो भी किसकी बनी होंगी? वो भी स्टील की बनी होंगी। तो स्टील और आयरन इंडस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है। बिफोर 1800 AD जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री था वो लोकेट करते थे कहाँ पे? जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1950 में इंडस्ट्री नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनाल एंड रेलवेज, जहाँ पे कोल फील्ड पास हो और कैनाल रेलवे पास हो 1950 में। और जब 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर पोर्ट्स, क्योंकि इस टाइम पे जो वो मार्केट था वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बन गया था और ओवरसीज से उसका जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट किया जाता था। आगे हम बढ़ते हैं। द आयरन इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप टेकिंग, ये थोड़ा डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। पहले 1800 में यहाँ, फिर 1850 यहाँ, फिर 1950 में यहाँ। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप टेकिंग, वेट अ मिनट, अब हम इसको बढ़ते हैं, थोड़ा कॉल आ गया था। अब हम इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं आयरन ओर के जो प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ हैं। वो मेजरली यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इंडिया में भी है, और यहाँ पे जो काले काले डॉट्स हैं वो आयरन ओर के। एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर इंडिया में मिलता है। ट्रांसपोर्ट और मार्केट की वजह से ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, रोरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, भद्रवती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु आर अदर इंपॉर्टेंट सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। अब एक यहाँ पे जमशेदपुर की स्टोरी दे रखी है। और 1947 देयर वर आयरन स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन स्टील लिमिटेड, फिर प्राइवेटली ओन थी वो। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव, और गवर्नमेंट ने कई सारे स्टील प्लांट्स को, आयरन प्लांट्स को निकाला। इसको वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी, साक्षी को बाद में जमशेदपुर उसका नाम दिया गया। रिवर सुवर्णरेखा और खरगी के पास था जो झारखंड में। लेटर ऑन साक्षी रीनेम्ड बाय जमशेदपुर। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर ऑफ इन द कंट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका मैप है। और साक्षी was chosen to set up for steel plants for several reasons. This place was only 30 किलोमीटर कालीमती स्टेशन ऑन द वेस्ट बंगाल रिवर, और कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट भी इसके पास था। कोलकाता विच was provided a large market. Tisco gets coal from Jharia coal fields and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Khargi and Suvarnekha rivers ensure sufficient water supply. Government initiative provide adequate capital for its development. तो कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, ये एक बार रीड कर लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है, नहीं तो बार बार इसका रिवीजन भी करते रहें तो ज़्यादा बेटर है। जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को, दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टेम्पलेट, केबल, वायर। डेवलपमेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑल डोर, तो मतलब ये सिंपली इसके बारे में बता रखा है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में जो
इनकी जो फैक्ट्री सेटअप हुई इनका काफ़ी बड़ा योगदान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मान लो स्टील बर्ड्स, ऐसी पिट्सबर्ग जो है वो अमेरिका में जगह है जहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बड़ी जगह है वहाँ पे पिट्सबर्ग में, जहाँ पे, और ये जो जगह है वहाँ पे वो ग्रेट 5 लेक्स पड़ती हैं, जहाँ पे लेक सुपीरियर, हुरान, ओंटारियो, मिचिगन एंड एरी जो लेक हैं, लेक सुपीरियर इनमें सबसे बड़ी है, तो ये जगह पे पड़ता है यहाँ पे पिट्सबर्ग में। इस वजह से यहाँ पे जो आयरन स्टील इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज लोकली अवेलेबल, आयरन ओर कम फ्रॉम द आयरन माइंस ऑफ मिनेसोटा about 1500 km from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is the one of the world best route for shipping ore cheaply. The famous Great Lakes waterway trains carry the ore from the Great Lake to Pittsburgh area. The Ohio, Monongahela and Allegheny River provides an adequate water supply. Today, a very few of the large steel mills are Pittsburgh itself. They are located in the valleys of Monongahela and Allegheny River above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water route. The Pittsburgh area has many factories other than steel mills. These use steel as the raw material to make many different products as railroads equipment, heavy machinery and rails. तो ये हमने समझ लिया एक तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरी कहानी दे रखी थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको भी जल्दी खत्म करते हैं। Weaving cloth from yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, their flax has been used for making cloth. Textile industry can be divided on the basis of raw material used in firm fibers. Either raw material textile fibers can be natural or man-made. Natural fiber obtained from wool, silk, nylon. Man-made fibers include nylon, polyester, arc, rayon. The cotton textile industry, one of the oldest इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 18 सेंचुरीज पहले जब ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा किया था उससे पहले भी हमारी जो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफ़ी बड़ी थी। इन 18th सेंचुरी पावरलूम फैसिलिटेड डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द टुडे China, India, Japan and USA are the important producer of cotton textile. India has a glorious tradition of producing excellent quality cotton textile before the British rule. जैसे देख सकते हैं इंडिया में इतने ज़्यादा प्लांट भी हैं इसके, मतलब इतना बड़ा टेक्सटाइल हब भी है। Had spun and had woven cloth already made the world. The Muslim of Dhaka, Sindh of Masulipatam, Calicos of Calicut and gold wrought cotton of Burhanpur, Surat and Vadodara were known as worldwide for their quality and design. ये इंडिया में थी सब जगह, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसी वजह से बाद में जो मशीनरी आई उसने हमारे जो वो चीप भी थी और अच्छी भी थी, इस वजह से ये धीरे धीरे हमारी जो इंडस्ट्री थी पहले हैंड से बनती थी वो सब गायब हो गई। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई। अब सबसे पहली जो मिल थी वो हमारी कंट्री में फर्स्ट हुई थी कोलकाता में, जिसका नाम था फर्स्ट क्लोस्टर नियर कोलकाता, बट वो किसी कारण की वजह से क्लोज हो गई 1818 में। लेकिन जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल थी जो मुंबई में खुली थी 1854। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल resulted in rapid expansion of the industry in the region. Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra, Gujarat because of the favorable humid climate, but today humidity can be created artificially and raw materials pure and not losing raw materials. So this industry has spread to other parts of India. Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Puducherry and Panipat are some of the important centers. ऐसी अहमदाबाद की स्टोरी दे रखी है इसमें। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। द फर्स्ट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1859। तो सिंपली इसकी ये स्टोरी सिंपली दे रखी है यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको आप रीड करें, ओसाका के बारे में, अहमदाबाद के बारे में, और ये चैप्टर लिटरली आपका ख़त्म हो जाता है। ये सिंपली इसके बारे में बता रखा है आपको, और ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप करें क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। टर्म इंडस्ट्री हमें पता है, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में प्रोडक्ट करना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपली एक्सटेंडेड इन मुंबई, इसको आप पढ़ना, फिर आप मेरे को कमेंट में बताना। और ये कई अदर क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए। और प्लस क्लस्टर लोकेटेड इन, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, नायलॉन, जूट, आर सिल्क। तो जूट नेचुरल फाइबर है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। और लास्ट में यही कहूँगा, थैंक यू गाइस, ये लास्ट में ख़त्म हो गया है चैप्टर। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।